नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म द लाइसियम समर्पित है पूर्णतः शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, सीएससी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा एवं यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने बात की थी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है पूरी ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पे ही चल रही है। तो इस क्रम में मैं कह सकता हूँ कि हमारा दूसरा वीडियो है ये। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है, और आज का हमारा जो इस लेक्चर का शीर्षक है वह है भारतीय संविधान और संविधानवाद। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आपसे यही कहा है कि आप मेरे साथ तैयारी आरंभ करना चाहते हैं या मेरे चैनल के साथ तैयारी आरंभ करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी हो, तो दो बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का और दूसरा पाठ्यक्रम का। अगर आप इस चैनल के साथ तैयारी आरंभ करना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत आसान हो और आपकी सफलता सुनिश्चित हो, तो आप इन दो चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इन दोनों के साथ ही तैयारी आरंभ करिए। तो अगर आपने अभी तक प्रश्न पत्र नहीं लिए हैं तो आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र खरीद लीजिए, साथ ही पाठ्यक्रम खरीद लीजिए और उसके साथ ही अपनी तैयारी को आरंभ करना है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि संविधान और संविधानवाद क्या होता है। तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें बताया था कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान जो है वह नियमों और कानूनों का दस्तावेज होता है कि a कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ लॉज एंड रूल्स। तो अब सवाल यह उठता है कि किसके लिए नियम और कानून। तो इसका उत्तर है, इसका आंसर है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए हमें जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है उसे हम संविधान कहते हैं। तो मैंने आपको यही बताता है कि संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज होता है, जीवंत दस्तावेज, लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इस लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है, लिविंग? तो इसका आशय होता है कि किसी देश का संविधान ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बस जस के तस वही रहेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार संविधान में बदलाव आता रहता है और जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं उस देश का संविधान भी बदल जाता है। तो संविधान क्या हुआ कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, जब हम उसे लिपिबद्ध करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो हर देश का अपना एक संविधान होता है। जैसे भारत का अपना संविधान है, ब्रिटेन का अपना है, अमेरिका का अपना है, चीन का अपना है और उत्तर कोरिया का अपना है। ठीक है, अब यहाँ उत्तर कोरिया वर्ड जो आया है इससे मुझे एक बात याद आई। मैं आपके साथ कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में अब इस समय जो है कि कॉमेडी के लिए हम कपिल शर्मा शो देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमेडी के लिए मशहूर शो है भारत में, जो एक रियलिटी शो है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कपिल शर्मा शो से जो उकता चुका है और कपिल शर्मा शो देख के उसे एक्साइटमेंट नहीं आता है, उसे हंसी नहीं आती है, तो वह एक काम कर सकता है। वह उत्तर कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है तो उसके लिए तो ये दोहरे फायदे का विषय है। लेकिन एक कोई व्यक्ति है जो पढ़ रहा है और वह कपिल शर्मा शो से हंसी नहीं आ रही, तो इनकी गतिविधियों पर नज़र रखे, क्योंकि किम जोंग उन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उत्तर कोरिया के शासक हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जिससे सारी दुनिया डरती है ये उसे डरा के रखते हैं। किसे डरा के रखते हैं? यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है वो इनसे डरता है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक बहुत छोटा देश है, आप मैप में जाकर देखिए कभी, एटलस के मैप में, बहुत छोटा देश है। तो उत्तर कोरिया से डरता है यूएसए। क्यों डरता है? क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, हम गेहूं की अपेक्षा घास से बनी हुई रोटियां खाना पसंद करेंगे, लेकिन हम अमेरिका पर परमाणु बम गिरा देंगे। और एक बार क्या हुआ, एक बहुत अच्छी बात है, एक प्रसंग है, मैं रख रहा हूँ आपको, सुनिए। कि उत्तर कोरिया के एक मंत्री थे, उन्होंने किम जोंग उन की बात नहीं मानी, तो उसने आदेश किम जोंग ने क्या दिया कि जाओ तोप के मुँह से बांध कर उड़ा दो। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और हास्यास्पद चाहिए तो आप इनकी गतिविधियों पर नज़र रखिए, अखबारों से कटिंग देखिए, गूगल पे सर्च करिए इनके बारे में, तो आपको बड़ा मजा आएगा इनके बारे में सुन के। बहुत ही खतरनाक और साथ ही मज़ेदार शासक हैं इस दुनिया के,
ठीक है। तो चूंकि अभी हम यहाँ बात करते हैं, तो ये नियमों कानून का दस्तावेज संविधान है, जो कि एक जीवन दस्तावेज है, हर देश का अपना संविधान है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिस देश में संविधानवाद है, चूंकि सभी देशों में होता है, सभी देश मानते हैं कि उनका संविधान है, तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है जो कि स्वाभाविक है कि अगर हर देश का संविधान है तो क्या हर देश में संविधानवाद भी है। ठीक है। तो चूंकि देखो, वाद जब कहीं लग जाता है, ISM कहीं लग जाता है, तो एक विचारधारा हो जाती है, एक विचारधारा है ना, आइडियोलॉजी। तो प्रश्न, मूल प्रश्न जो स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होगा वो यह हुआ कि हर देश का अपना एक संविधान है, तो क्या संविधानवाद मान लिया जाए। तो हम क्या कहते हैं कि अगर किसी देश में संविधान है तो यह गारंटी नहीं है कि उस देश में संविधानवाद है, क्योंकि संविधानवाद के लिए होना क्या जरूरी है कि उस देश की शासन व्यवस्था, उस देश की शासन व्यवस्था संविधान से सीमित हो, संविधान से सीमित हो, लिमिटेड। यहाँ यह वर्ड निकल गया है, लिमिटेड। ठीक है। किसी देश में संविधान होने का यह आशय नहीं है कि उस देश में संविधानवाद है। संविधानवाद होने के लिए जरूरी है कि संविधान होने के साथ साथ उस देश की शासन व्यवस्था संविधान द्वारा सीमित हो। जैसे एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं, जैसे कि भारत में एक संविधान है और चीन में भी संविधान है, लेकिन भारत में कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में अगर आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो भारतीय संविधान में बदलाव करे, और अगर वह दल बदलाव करता भी है संविधान में तो भारतीय संविधान को पूरे तरीके से नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वह दल, वह राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में बैठा हुआ है वह भारतीय संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करता है। ठीक है। तो उसकी शक्तियों को जो सीमित किया है भारत में, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, उसकी शक्तियों को सीमित किया है वो किसने किया है, संविधान में किया है। लेकिन हम भारत की तुलना में चीन का उदाहरण समझते हैं। अगर चीन की जो साम्यवादी पार्टी है, जैसे शी जिनपिंग अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो चाहे तो चीन के संविधान को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं और एक नया संविधान लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है या जो शासन व्यवस्था है, या जो वहाँ का शासक दल है, वह चीन के संविधान से सीमित नहीं है। वो अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त नहीं कर रहा है, बल्कि वह संविधान को बता रहा है कि तुम्हें कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर कोरिया की स्थिति है। किम जोंग उन है, वह किसी भी प्रकार के कानून से बंधे हुए नहीं है, कानून वही है जो यह कह देते हैं। ठीक है। तो क्या मतलब निकला कि संविधान तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये लोग संविधान से बंधे नहीं हैं, इन्हें शक्तियाँ संविधान से नहीं मिल रही हैं, क्यों, बल्कि ये लोग शक्तियाँ संविधान को दे रहे हैं। तो संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। संविधानवाद के लिए आवश्यक है कि उस देश की, किसी भी देश की शासन व्यवस्था संविधान से सीमित हो, उसको शक्तियाँ संविधान से मिलती हो। तो यहाँ वर्ड क्या लिखना, सीमित वर्ड निकल के आया है। तो संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर निकला कि संविधान तो एक दस्तावेज है, लेकिन जब किसी देश की शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था जब संविधान द्वारा सीमित होती है तो उसे संविधानवाद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ एक वर्ड जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, सीमित सरकार। इसको कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। सीमित किससे, किससे सीमित, तो जैसा मैंने आपको बताया संविधान से सीमित। ठीक। तो यह परिभाषा निकली कि किसी देश की शासन व्यवस्था जब संविधान से सीमित होती है तो उसे क्या कहते हैं, संविधानवाद कहते हैं, और ऐसी व्यवस्था को हम संवैधानिक शासन कहते हैं, संवैधानिक शासन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि संविधानवाद, सीमित सरकार और संवैधानिक शासन एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। जिस देश की शासन व्यवस्था संविधान से सीमित होती है उसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं, उसे ही आप लिमिटेड गवर्नमेंट कह सकते हैं, और उसे ही आप संविधानवाद कह सकते हैं। अब देखिए आप UPSC CSE 2021, 2020, 19 और 18 और इससे पहले भी यह सवाल प्रीलिम्स में आया है। आपका लोक सेवा आयोग की जो आपकी सिविल सेवा परीक्षा है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में संवैधानिक शासन से सवाल लगातार 4 से 5 वर्षों से पूछा जा रहा है, और उसमें बार बार यही सवाल रिपीट होता रहता है कि संवैधानिक शासन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है। अभी 2019 में या 20 में उसमें ये ऑप्शन दिया था कि उसका आशय है सीमित सरकार। फिर एक वर्ष उसमें ऑप्शन दिया है कि किसी देश की सरकार को संवैधानिक शासन तब कहते हैं जब वह संविधान के नियमों और कानूनों से बंधी हो। तो क्या कर रहे हैं वो, इसी भाषा को उलटते रहते हैं। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिया तो संवैधानिक शासन से अगर सवाल आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक।
तो आप गौर करना है आपको कि पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पेपर के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। मेरा कहने का मतलब ये था। तो हमने क्या समझा, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है। आज हमने समझा कि संविधान और संविधानवाद क्या है। इसके अलावा हमने समझा कि संवैधानिक शासन क्या है और सीमित सरकार क्या है। ठीक, तो मैं आपसे बार बार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है, हमारी पढ़ने की पद्धति क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो तो पढ़ने की पद्धति दो तरह से हो सकती है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन और एक है पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन को आप संविधान कहते हैं और पॉलिटी को आप कहते हैं राज्य व्यवस्था। तो बाजार में जो अधिकतर किताबें हैं, जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पे जो किताबें हैं, वह इस दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि जो सवालों की प्रकृति है वह यहाँ से आ रही है, राज्य व्यवस्था से आ रही है। तो मेरा जो पढ़ाने का आपको दृष्टिकोण है, मेरी जो अप्रोच है या मेरा जो नज़रिया है वह है कि हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें। हम ऐसा पढ़ना शुरू नहीं करेंगे कि मूल अधिकार शुरू किया और नीति निषेध तत्व पढ़ना शुरू किया और ख़त्म करते गए। हम पढ़ना शुरू करेंगे उल्टा, राज्य व्यवस्था, फिर हम संविधान पे जाएंगे। हम अवधारणा से जाएंगे तथ्य की तरफ। क्योंकि आप सवाल देखिए, अगर यूपीएससी में सवाल संवैधानिक शासन पूछा जा रहा है तो ये अपने आप में टफ सवाल है। अब संवैधानिक शासन को आप कब हल कर पाएंगे, जब आपने इस बिंदु को पढ़ा हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाज़ार में जाएं, मार्केट में जाएं और कोई भी भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था पर किताब उठाएं तो इस नाम से अगर आपको वहाँ चैप्टर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे अनुसार जो मैंने जहाँ तक समझा है, इस हिसाब से आपको किताब में चैप्टर नहीं मिलेगा। जब तक आप भारतीय संविधान और संविधानवाद के बीच अंतर नहीं समझेंगे तब तक आप संवैधानिक शासन और सीमित शासन को नहीं समझेंगे और तब तक आप यूपीएससी के सवाल को भी हल नहीं कर पाएंगे। तो पिछले सालों के प्रश्न पत्र लगाने में क्यों बार बार बल देता हूँ, वो इसलिए देता हूँ कि उन्हीं प्रश्न पत्रों के माध्यम से आप समझेंगे कि कोई टीचर हमें सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है और साथ ही हमें कैसे पढ़ना है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आज आपको संविधान और संविधानवाद के बीच अंतर समझाया। इसके साथ ही आगे भी अब अगली सीरीज आएगी जिसमें मैं आपको संघीय शासन, संसदीय शासन, अध्यक्षात्मक, एकात्मक शासन के बारे में समझाऊंगा। और इसी प्रकार हम भारतीय संविधान को तथ्य के साथ साथ अवधारणात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और पढ़िए, लिखिए और एक श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत का निर्माण करिए। धन्यवाद।